Okay, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about blood transfusion in obstetric. This is from the RCUG guideline number 47. अच्छा, हमने PPH किया है और APH किया है ना, तो अब ये गाइडलाइन समझना बहुत भी इजी रहेगा आपके लिए. Okay, so let's start. Obstetric hemorrhage is the third leading cause of the direct maternal death in UK. कितना परसेंट डेथ का रिस्क इसमें? 10% तक है. इंसिडेंस कितना है ब्लड ट्रांसफ्यूशन का? 4,000 of the severe hemorrhage annually in the UK most require the transfusion. Okay. कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आप क्रॉस मैच ना करें ना तो फिर रेड सेल एल्यूमिनाइजेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में. ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन को हम किस तरह से मिनिमाइज़ करें, उसका रिस्क किस तरह से हम रिड्यूस करें एंटीनेटल पीरियड में? आपने करना क्या है कि जो पेशेंट एनेमिक हैं उनको आपने स्क्रीनिंग करनी है, आपने बुकिंग पे उनकी एचपी चेक करनी है, देन आपने 28 वीक पे चेक करनी है, ठीक है. और वो पेशेंट्स के जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है उनमें फिर आपने बुकिंग पे करनी है, देन आप 20 to 24 वीक्स पे करेंगे, देन फिर आप 28 वीक्स पे करेंगे. ओके. अच्छा, अगर पेशेंट की एचपी 11 से कम है तो उसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसे आप एनीमिया कहते हैं, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 10.5 तक होनी चाहिए. अगर उससे कम है तो फिर इट मीन्स कि पेशेंट एनेमिक है, और पोस्टमार्टम पीरियड में भी 10 तक होनी चाहिए, ठीक है. अगर उससे कम है तो इट मीन्स कि पेशेंट को एनीमिया है. अच्छा, फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट आपकी आ जाती है ना, दैट इज़ दी ओरल आयरन. आपने पेशेंट को ओरल आयरन देनी है और आपने फिर उसकी एचपी रिपीट करनी है आफ्टर 2 वीक. और अगर ओरल टॉलरेबल ना हो तो फिर आप उसको पेरेंटल आयरन भी दे सकते हैं. ओके. उसके अलावा आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो जो आयरन रिच फूड हैं, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, वो ले, और जब भी आयरन की मेडिसिन ले तो उसके साथ विटामिन सी ले ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, ठीक है. और जब भी वो आयरन लेना तो फिर आपने उसको बताना है कि उसने टी या कॉफ़ी अवॉइड करनी है. क्यों? क्योंकि अगर उसी वक्त वो लेगी ना टी और कॉफ़ी तो फिर उससे होगा कि जो उसने मेडिसिन ली है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे. तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, जब भी जिस पेशेंट में आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है ना, तो फिर आपने पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करनी है और आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है. बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर आप वर्बल ही पेशेंट को आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है. ओके. और अगर कोई पेशेंट जिसमें इंडिकेशन है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज होना चाहिए बट पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट करना है और अपनी क्लिनिकल टीम के साथ कम्युनिकेट करना है. अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने स्क्रीनिंग कब करनी है. जो भी पेशेंट्स हैं प्रेगनेंसी में जब आपके पास आती हैं तो बुकिंग पे आपने ब्लड ग्रुप चेक करना है, एंटीबॉडी स्टेटस चेक करना है, देन फिर आपने 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे चेक करना है. ओके. और जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें प्लेसेंटा, प्रीविया है, एक्रीटा है, इनमें आपने एवरी वीकली इनका क्रॉस मैच रखना है ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो ब्लड अवेलेबल हो. ओके. अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्रांसफ्यूशन के क्या प्रोटोकॉल हैं. जिस पेशेंट में भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ना तो मेक श्योर करें जो रेड सेल यूनिट आप ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं वो ABO, RHD और KL कंपेटिबल हों, ठीक है. मतलब अगर कोई किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो फिर आपने उसको A ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज़ करना है, या आप O कर सकते हैं, ठीक है. और अगर कोई पेशेंट नेगेटिव है तो फिर आपने उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज़ करना है. अच्छा, 91% पॉपुलेशन है ना वो के नेगेटिव होती है. ये केल है क्या? ये बेसिकली रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन होता है, एंटीजन होता है, ठीक है. तो 90% पॉपुलेशन में नहीं होता, केल नेगेटिव होती हैं. बाकी जो 10% पॉपुलेशन है उनमें के पॉजिटिव होता है, ये एंटीजन पॉजिटिव होता है. तो फिर आपने के एंटीजन भी देखना होता है कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव है तो फिर आपने उसको नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना. होगा क्या कि फिर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, सेंसिटाइजेशन होगी. इमरजेंसी सिचुएशन में आप कर सकते हैं, अदरवाइज इमरजेंसी सिचुएशन में फिर आपने क्योंकि 90% नेगेटिव हैं तो फिर आप के नेगेटिव ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. ओके. इसी तरीके से अगर आप क्रॉस मैच नहीं करेंगे और तो फिर होगा क्या कि जो रेसिपेंट
में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी अगेंस्ट दी डोनर रेड ब्लड सेल्स, तो फिर रेड ब्लड सेल इल्यूमिनाइजेशन होगी। अच्छा, और आपने क्या देखना है, ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले आपने साइटोमेगालोवायरस स्टेटस देखना है, ठीक है। अगर मेजर हेमरेज है, इमरजेंसी है, तो फिर आप ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं और के नेगेटिव कर सकते हैं ट्रांसफ्यूज़, ठीक है, जब तक आपका ब्लड स्पेसिफिक ग्रुप मैच हो जाए। अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिव सेल सैल्वेज तब आप यूज़ करते हैं जब ब्लड वॉल्यूम 20% से ज़्यादा लॉस हो गया है ना, तो फिर आप इंट्रा ऑपरेटिव सेल सैल्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जितना पेशेंट का ब्लड लॉस होता है ना, वो एक आप समझिए कि सक्शन के ज़रिए रिजर्वायर में कलेक्ट होता है ब्लड, ठीक है। फिर उसे उसी ब्लड को फ़िल्टर्ड करते हैं और फिर फ़िल्टर्ड करने के बाद पेशेंट को दोबारा ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ओके। आप उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको वॉश करते हैं नॉर्मल सेलाइन से और उसको सेपरेट करते हैं प्लाज्मा से, जो डेब्रिस से, उससे, वाइट ब्लड सेल से, और फिर आपने फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा पेशेंट को आईवी के थ्रू ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसीजर के बाद अगर आपने आरएच नेगेटिव पेशेंट्स में इंट्रा ऑपरेटिव सेल सैल्वेज यूज़ किया है ना, तो फिर आप इसको एनटीडी देंगे 1500 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अगर उसका बच्चा जो इन्फेंट है उसका ब्लड ग्रुप आपको मालूम नहीं है या बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है ना, तो वैसे हम 500 तक देते हैं आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। बट इस कंडीशन में अगर आपने इंट्रा ऑपरेटिव सेल सैल्वेज यूज़ किया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो फिर आपने 1500 इंटरनेशनल यूनिट देनी होती है और फिर आपने विद इन 30 to 14 मिनट्स आपने कैलियर टेस्ट करते हैं आप, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो सके कि फीटो मैटरनल हेमरेज कितना हुआ है। अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर आप फर्दर डोज देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट आप कब यूज़ करते हैं। एफएफपी आप एपीएच में अगर आपने 6 यूनिट रेड ब्लड सेल्स के दिए हैं ना, तो फिर आप 10 to 12 ml पर केजी के हिसाब से एक डोज एफएफपी का देते हैं, ठीक है। और पीपीएच में अगर आपने 4 यूनिट रेड ब्लड सेल्स यूज़ किए तो फिर आप एफएफपी देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप करते क्या है कि आप पीटीए पीटीटी करते हैं। पीटीए पीटीटी 1.5 से कम होनी चाहिए। अगर पीटीए पीटीटी प्रोलॉन्ग है तो फिर आप फर्दर डोसेस देंगे। इसी तरीके से क्रायोप्रेसिपिटेट में भी अगर आप फिब्रिनोजन देखते हैं, ठीक है, उसका नॉर्मल 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए एपीएच में। अगर 1.5 से कम है तो फिर आप उसको फर्दर 2 डोजेस क्रायोप्रेसिपिटेट दे देंगे, ओके। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट में आप आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव दे सकते हैं, उसमें एनटीडी की भी नीड नहीं होती, ठीक है। बट जो प्लेटिलेट है ना, उसमें आपने आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करने। अगर आप करते हैं तो फिर आपको एनटीडी देनी पड़ेगी। और अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये पार्ट 2 के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था। सो आपने ये याद रखना है कि प्लेटिलेट अगर आप नेगेटिव वाले पेशेंट को पॉजिटिव के ट्रांसफ्यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको एनटीडी की नीड है, बट एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट में नहीं है, ओके। अच्छा, प्लेटिलेट का टारगेट लेवल कितना होना चाहिए? 50,000 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर 75 से कम है तो फिर आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पेशेंट टेस्टिंग ऑफ कोगुलेशन, टैग एंड रोटेम, ये हम डिस्कस कर चुके थे पीपीएच के टॉक आर्टिकल में। इसमें होता क्या है कि आप मोस्टली जो एमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं या एमरजेंसी में पेशेंट आपके पास आती है, अगर हम उसकी पीटीए पीटीटी और कोगुलेशन प्रोफाइल कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। टैग और जो रोटेम है, इसका जो रिज़ल्ट है ना आपको विद इन 15 मिनट्स मिल जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप पेशेंट का ब्लड लेते हैं, फिर आप समझे कि मशीन्स में आप डालते हैं, फिर ग्राफ बनता है। उसमें होता क्या है कि आप देखते हैं कि क्लोटिंग टाइम देखते हैं कि क्लोट कितने टाइम में बन रहा है, ठीक है। अगर क्लोटिंग टाइम प्रोलॉन्ग है तो फिर आप पेशेंट को एफएफपी देंगे। इससे ये होता है कि मतलब डॉक्टर को ना मालूम हो जाता है कि पेशेंट में किस चीज़ की कमी है, अब मुझे क्या देना चाहिए ना। तो ट्रीटमेंट इसमें ना इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आप देखते हैं कि क्लोटिंग टाइम, कि क्लोट कितनी देर में बन रहा है। अगर प्रोलॉन्ग है टाइम
तो फिर आप पेशेंट को FFP देते हैं। सेकेंड, आप देखते हैं कि क्लोट की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो फिर आप पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ आप इसमें देखते हैं कि क्लोट ब्रेक डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जल्दी से ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर आप उसको एंटीफिब्रिनोलाइटिक देते हैं, आप ट्रांसमिक एसिड देते हैं पेशेंट को। सो इस तरह से टेगेनरोटेम है, इसका फ्लैश कार्ड भी मैं शेयर करती हूँ, इसकी थ्रोम्बोइलेस्टोग्राफी, ठीक है। तो इसमें आप देखते क्या हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं, क्लोटिंग स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। क्लोट फॉर्मेशन टाइम देखते हैं आप, क्लोट स्ट्रेंथ देखते हैं आपके, क्लोट फ्रिमनेस क्या है, ठीक है, और लाइसिस देखते हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग क्लोट फॉर्मेशन टाइम है तो फिर आप उसको क्या देंगे, FFP देंगे, ठीक है, या क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। और अगर आपका मैक्सिमम क्लोट फ्रिमनेस ज़्यादा है तो फिर आप क्या देंगे उसको, आप प्लेटिलेट देंगे, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लाइसिस है तो इट मीन्स कि जो फिब्रोनोलाइटिक फैक्टर हैं आपके एंटीथ्रोम्बिन 3 हो गया, इट मीन्स कि वो ज़्यादा है, तो फिर आप उसको क्या देंगे, ट्रांसमिक एसिड देंगे। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं। बेनिफिट यही है कि ये आपको अर्ली रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मोस्टली जो इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं ना, तो उसमें अब इसका ज़्यादा रोल है। अच्छा, फैक्टर 7A थेरेपी। फैक्टर 7A थेरेपी आप मोस्टली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में देते हैं PPH में। बट जब भी आप फैक्टर 7A दें, आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट के प्लेटलेट नॉर्मल हो, एसिडोसिस ना हो, हाइपोफिब्रिनोजेनिमिया ना हो, हाइपोथर्मिया ना हो, फिर ही आप देंगे, ओके। PPH की वजह से आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का रिस्क कितना है, 2.5% तक है। फिब्रिनोजन कंसनट्रेट का कोई रोल नहीं है। ट्रांसमिक एसिड आप मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ्यूशन आप तब करते हैं जब HB पेशेंट की 7 से कम हो। यह डिपेंड करता है क्लिनिकल सिचुएशन पे। अगर ऑन गोइंग ब्लीडिंग हो रही है ना, तो फिर उसमें भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस गाइडलाइन।